हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो आज की क्लास में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स के बारे में, और थोड़ा सा क्या होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम डिस्कशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी अभी कुछ टाइम पहले एक नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जिसमें 2020 की सीट मैट्रिक्स को क्या करा है, सीट मैट्रिक्स की एक पीडीएफ को क्या करा गया, अपलोड किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो उस सीट मैट्रिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर उस स्टूडेंट्स के लिए क्या गुड न्यूज है। ठीक है, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आई है, और वो गुड न्यूज ये है कि सीट को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। कितना परसेंट सीट इंक्रीज किया गया है, पहले कितनी सीट थी, अब कितनी सीट हो गई है, उसका डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, और इसके साथ हम डिस्कशन करेंगे ड्यू 2020 के एमएससी फिजिक्स के पेपर को। ठीक है, जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही हुआ था, लगभग ये मान के चलिए कि 9 या 10 तारीख को हुआ होगा। ठीक है, 9 या 10 सितंबर को ये पेपर हुआ है। कोविड-19 के कारण डेट क्या हो गई थी, पोस्टपोन्ड हो गई थी। तो ये मेरे ख्याल से 9 सितंबर या 10 सितंबर को ये आपका एग्जाम हुआ है 2020 में। ठीक है, और इसका क्या है, इसके कुछ आपके पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेरे तक पहुंचे हैं, और वो लगभग क्वेश्चन है 20 से 22 क्वेश्चन है अभी तक, और टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 50 के 50 क्वेश्चन तो मुझ तक नहीं पहुंच पाए, बट हाँ 20 से 22 क्वेश्चन मुझ तक पहुंचे हैं। तो इन 20 से 22 क्वेश्चन को क्या करूंगा, आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ रहे हैं, और एक्सपेक्टेड मार्क्स अगर आपको पता चलते हैं तो तीसरा और फाइनल मेरा जो आज की क्लास में डिस्कशन होगा वो होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकते हैं, क्योंकि इस साल पेपर का लेवल थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, और प्लस 25% सीटें इंक्रीज की गई हैं। ठीक है, तो 25% सीटों को इंक्रीज करने से आखिर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं कट ऑफ को लेके। ठीक है, तो एक मोटा मोटा आइडिया लेके पूरा एनालाइज करने के बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मैं क्या करूंगा, आपके सामने फाइनली क्लास के एंड में रख दूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एग्री डिसएग्री करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और वो एक्सपेक्टेड है, ऐसा इसे मान के मत चलना कि यही कट ऑफ होने वाले। ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ क्या होगी, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा तो ऑफिशियल कट ऑफ आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट देखने के बाद बता सकते हैं कि हाँ भाई कि ऑफिशियल कट ऑफ क्या रहेगी। ये हमारे का एक मोटा मोटा आइडिया है, सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए जो हमारा पहला डिस्कशन है वो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो हमारे 20 से 22 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम किसको डिस्कस करेंगे, सीट मैट्रिक्स को, और फिर कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी लाइफ का सबसे इजी क्वेश्चन है, और वो क्या दिया है, गिवन दिया था कि जो हमारी क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ है, या क्या कहते हैं, जो हमारी वेवलेंथ है दो पार्टिकल्स की वो इक्वल है, मतलब λ1 इज इक्वल टू λ2, और उसने क्या करे थे, 4 ऑप्शन दिए, तो 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही था। उस एक ऑप्शन को सही करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ को लिखोगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात करता हूं तो λ1 इक्वल टू एच। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, एच को ऐसे ही रहने दोगे, और फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या मोमेंटम कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा। सेकंड पार्टिकल के लिए λ2 इज इक्वल टू एच अपॉन P2, और दोनों ही वैल्यू को क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, क्योंकि गिवन कंडीशन में दोनों ही वैल्यूज क्या है, इक्वल है। तो इक्वेट करने के बाद आपका एच अपॉन P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन P2, और यहाँ साफ साफ देख सकते हैं दिस इंप्लाइज टू P1 इज इक्वल टू P2। तो जिन्होंने मोमेंटम आर इक्वल ऑफ द बोथ पार्टिकल किया है, उनका ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है, वो अपना +4 मार्क्स क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, दोनों के मोमेंटम सेम होंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में दोनों के मोमेंटम क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आइगन वैल्यूज से। ठीक है, तो आइगन वैल्यू का क्वेश्चन अपने आप ही आप समझ सकते हैं कि काफी इजी हो जाता है, और इन आइगन वैल्यू के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या है हमारे यहाँ पे, दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास। एक प्रॉपर्टी है क्या, λ1 प्लस λ2। ठीक है, λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू ट्रेस। ठीक है, और ट्रेस क्या होता है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट का सम होता है। ठीक है, क्या होता है ट्रेस, यहाँ पे लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट का सम। तो यहाँ पर यू कैन से कि मान लीजिए ये 1 प्लेस था, ये 1 प्लेस था, ये 1 प्लेस था, और ये क्या था 1 प्लेस था। जहां तक मैट्रिक्स हम तक पहुंचे वो 1 पहुंची है। ठीक है, कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स थी। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, उसने 4 ऑप्शन में पूछा था कि भाई इसमें आइगन वैल्यू बताओ। तो दो प्रॉपर्टी यूज करोगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू ट्रेस, और ट्रेस क्या होता है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट का सम होता है। ठीक है, अब इसे लीडिंग डायगोनल क्यों बोलते हैं, इसे लीडिंग डायगोनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायगोनल तो ये भी है,
डायगोनल तो ये भी है, इसे क्यों नहीं हमने लीडिंग डायगोनल बोला? तो इसका बहुत बड़ा रीजन है। इन रीजंस को हम क्या करेंगे, अपनी आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि आखिर इसे लीडिंग डायगोनल क्यों बोलते हैं और इसको क्यों नहीं बोलते, ठीक है। उसके लिए भी एक आपको एक और गुड न्यूज दे रहा हूं, और वो गुड न्यूज क्या है कि 2021 आईआईटी जैम के लिए, आईटी जैम के लिए बहुत ही जल्द क्या 1 अक्टूबर से डेट हमने फिक्स कर रखी है। 1 अक्टूबर से हम क्या करेंगे, एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आईटी जैम 2021 को के कंप्लीट कोर्स को आपको यहाँ पे कराया जाएगा। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे कराएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस कोर्स को देखने के लिए कोई आपको फीस पे नहीं करनी है। कोर्स क्या है, टोटली फ्री है, टोटली फ्री। ऐसा नहीं कि 1 रुपया पेमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। टोटली फ्री है, कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी, ठीक है। और इसके साथ ये बात हमेशा मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो कोर्स मैं करवाऊंगा, ये कोर्स सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आए शुरू हुए और खत्म कर दिया, ठीक है। अगर मैं कोर्स की बात करता हूं तो कोर्स में थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा और साथ में स्टैंडर्ड्स बुक्स के न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। स्टैंडर्ड बुक्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको करवाया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एससी वर्मा, ठीक है। एससी वर्मा तो क्या है, फिजिक्स के ग्रंथ है, इसे तो आपको करना ही करना है। एससी वर्मा आपको वहां पे कंप्लीट सॉल्व करवाई जाएगी, ठीक है। आईआईटी जेई प्रीवियस ईयर, आईआईटी जेई प्रीवियस ईयर भी आपको क्या कराया जाएगा, वहां पे कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। आईआईटी जेई प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और है, जैसे ग्रिफिथ, ठीक है। ग्रिफिथ भी आपको वहां पे कराई जाएगी। क्लैपनर, ठीक है, क्लैपनर भी वहां पे आपको कराया जाएगा। उसके बाद और भी कई सारे स्टैंडर्ड्स बुक्स है, जैसे ऑथर बाइजर हो गया, ठीक है, आपका किसके लिए, मॉडर्न फिजिक्स के लिए। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के लिए क्या हो गया, आपका घोष हो गया, ठीक है, जो क्या कहते हैं, एक घोष करके, ठीक है। ऑप्टिक्स के लिए अजय घटक हो गया। तो इन सारी स्टैंडर्ड्स बुक्स की जो क्या है प्रॉब्लम से आपको यहाँ पे क्या कराए जाएंगे, डिस्कस कराए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, ये काम मेरा है और ये पूरा शेड्यूल बनाना मेरा काम है। और फरवरी नहीं, जनवरी लास्ट तक, ठीक है, या जनवरी 2nd वीक तक इन सारे सिलेबस को कंप्लीट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। बट ये इस चीज का फायदा उठाने के लिए, या कह सकते हैं कि इन सारे वीडियोस को देखने के लिए या आईआईटीएन बनने के लिए, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करो, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन दबा दो, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो को क्या कर सको, देख सको, ठीक है। तो ये बात हो गई क्या हमारे उस कोर्स की, जो हमारा कोर्स कब शुरू होने वाला है, 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। और ये क्या है, ये मेन टारगेट किसको करेगा, टारगेट 2021 आईटी जैम, ठीक है। आईटी जैम 2021 को क्या करने वाला है, ये टारगेट करने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए, खैर हमारा मेन टारगेट ये नहीं था यहाँ इस क्लास का, बट अनाउंसमेंट तो करनी थी। एक अनाउंसमेंट वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, उसमें अच्छे से डिस्कस करूंगा कि किन किन बुक्स को पढ़ना है, किन किन बुक्स के न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, ठीक है। फिलहाल क्या करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है λ1 λ2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए क्या है, ए का मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, ठीक है। या तो क्या करो, आप किसी भी आइगन वैल्यू को इस तरीके से निकाल लो। अगर इस तरीके से आपकी आइगन वैल्यूज नहीं निकलती हैं तो आप क्या करो, एक और मेथड है, और वो मेथड क्या है, a माइनस आई लैम्डा का मॉड इज इक्वल टू 0। तो ये जो लैम्डा की वैल्यूज आती हैं वही हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यूज होती है, ठीक है। फिलहाल इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैंने इन दो फॉर्मूले को या फिर इन दो मेथड्स को यूज किया है, और इन दो मेथड को यूज करूंगा। तो इसमें एक ऑप्शन था 2,0, तो 2,0 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या 1 1, तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रेस होते हैं, ठीक है, और इनका सम होता है। तो इसका मतलब λ1 प्लस λ2 कितना हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। और जब मैं इसका मॉड निकालूंगा तो मॉड आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और जो क्या है आपका यहाँ पे λ1 इंटू λ2 इसका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जब मैं 2,0 लूंगा तो 2 तो क्या हो गया, 2 + 0 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और 2 × 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन को क्या कर रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, आप दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका 2,0 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहो तो इस मेथड से भी निकाल सकते हो, आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 2,0 जिन्होंने आंसर करा था उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए, एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी मैट्रिक्स से आया था, ये क्वेश्चन भी मैट्रिक्स सॉरी आइगन वैल्यू से था, ठीक है। इसमें जहां तक मुझे याद है a + 4i के आइगन वैल्यूज पूछे थे कि a + 4i के आइगन वैल्यूज क्या होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सपोज करना है a के आइगन वैल्यूज क्या है, λ1 एंड λ2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, i के जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे i के आइगन वैल्यू है λ1' प्लस λ2'। तो यहाँ पे इस पूरे कंप्लीट सिस्टम का जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, λ1 + 4 λ1
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आइगन वैल्यू हो गया। और सेकंड आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 प्लस, यहाँ प्राइम कर दो सॉरी, लैम्डा 2 प्लस 4 लैम्डा 2 प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर जहां तक मुझे आंसर याद है इसका 5 आया था और इसका कितना आया था, 2 आया था। तो जिन्होंने 5,2 करा है उनका आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी काफी आसान क्वेश्चन था जो कि आइगन वैल्यू से रिलेटेड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये इंटरप्लैनेट स्पेसिंग से आ रखा है, मतलब ब्रैग्स लॉ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ब्रैग्स लॉ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो इंटरप्लैनेट स्पेसिंग पूछा था उसने, और ये ब्रैग्स लॉ है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एन की बात करता हूँ तो उसने फर्स्ट प्लेन दिया था, एन इज इक्वल टू 1 दिया था। ठीक है, और लैम्डा की कुछ वैल्यू दी थी, मुझे लैम्डा की वैल्यू याद नहीं, पर आई थिंक जहां तक मुझे जो डाटा पहुंचा है वो 0.69 नैनोमीटर था, 0.69 नैनोमीटर। ठीक है, और उसने क्या पूछा था, डी की वैल्यू पूछी थी और थीटा की वैल्यू उसने गिवन दी थी 30 डिग्री। तो कुछ मत करो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 1 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 2 डी तो आपसे पूछा ही था, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। मतलब जो वैल्यू लैम्डा की थी वही वैल्यू क्या थी, आपकी इंटरप्लानर स्पेसिंग की थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 0.69 नैनोमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल था और बहुत इजी सवाल था, इसलिए इजी टू मॉडरेट कह रहा हूं मैं क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा जो अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से था। ठीक है, हेक्साडेसिमल पूछा था उसने, हेक्साडेसिमल मुझे सही डाटा अगेन याद नहीं है, पर हेक्साडेसिमल के लिए मुझे जहां तक याद है उसने टोटल 8 बाइनरी नंबर दी थी, और 8 बाइनरी नंबर कुछ इस टाइप से, वो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें हमेशा याद ना, हेक्साडेसिमल में 4 और 4 के पेयर बनते हैं, इसके 4 के पेयर बनते हैं और इसके 4 के पेयर बनते हैं। ठीक है, तो 4 और 4 के पेयर बनने के बाद इसमें क्या लिखते हैं, 1 0, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 0 0 1, इसके लिए लिख दिया मैंने। और हमेशा पेयर किससे बनते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ठीक है, 1 0 0 1, और दूसरा पेयर बनता 1 0 1 1। ठीक है, अब देखो इसको मैं अलग सॉल्व करता और इसको मैं अलग सॉल्व करता, तो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो आपको पता है कि 1 1 वाले ऐड हो जाते हैं, 1 1 वाले क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। एक तो ये ऐड हो जाता, ठीक है, और एक ये ऐड हो जाता, तो ये 1, ठीक है, और ये कितना आ जाता बताओ, 2 की पावर 3 कितना हो जाता है, 8। तो टोटल कितना हो जाता बताओ, इज इक्वल टू 9। तो ये आ जाता हमारा पहला नंबर आ जाता 9। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, अगेन 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 0, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 16। इन सबको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 8 ये हो जाएगा आपका कितना 26। तो ये आ गया था आपका 26। ठीक है, तो 26 और कितना हो जाएगा 9, ये आ जाएगा क्या आपका हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये करा था। और 26 को नोटेशन के लिए क्या करते हैं, 10 को हम यहाँ पे लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B, तो 26 को भी उस हिसाब से C D E F G H करके आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे 26 को लिख सकते थे। खैर ये जो मेरा गिवन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, डाटा है, ये सेम नहीं है, वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू डाटा कुछ और था। आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आइडिया कुछ इस प्रकार से इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो जहां तक मुझे याद है इसका D9 था आंसर, D9 या कुछ करके आंसर था इसका। ठीक है, तो D9 आंसर करके इसका कुछ आंसर था, 13 और 13 और 9 आ रहा था, 13 और 9 आ रहा था। तो एक बार क्या करना, डाटा जब मिल जाएगा तो देख लेना, चेक कर लेना, मेथड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स है, अगला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमें सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करना है, अदरवाइज क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, अच्छा 6 क्वेश्चन आपका किससे आया था, थर्मोडायनेमिक्स से। गिवन क्या था, गिवन था eta1 इज इक्वल टू eta2, और 2 आपको इंजन दिए थे जो किसमें थे, जो आपका सीरीज में थे। तो उसने क्या कहा था कि इसका टेम्परेचर T1 है, कुछ गिवन दिया था, याद नहीं। ठीक है, इसका टेम्परेचर T है जो कि उसने पूछा था, और इसका टेम्परेचर कितना है T2 है जो कि हमें याद नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट इंजन का क्या निकालोगे, इफिशियंसी, इस वाले इंजन का, इस वाले इफिशियंसी का क्या हो जाएगा 1 माइनस T/T1। ठीक है, T/T1 क्या यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है आपका लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर। फिर ऐसे eta2 निकालोगे, eta2 किसके लिए निकालोगे, इस वाले सिस्टम के लिए, मतलब इस वाले हीट इंजन के लिए। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है T2 अपॉन हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्या है इस इंजन के लिए, ये सेकंड इंजन के लिए अपॉन T। ठीक है, और दोनों की इफिशियंसी क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, eta1 इक्वल टू eta2, ये क्या था, गिवन था। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस T अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 T अपॉन T1 इज इक्वल टू माइनस
T2 अपॉन T। ठीक है, तो यहाँ फाइनली क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल और ये आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू T1 T2। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं और वो क्या है कि टी स्क्वायर क्या आ गया, टी क्या आ गया आपका, टी यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट T1 इंटू T2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आपका आंसर आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था 600 केल्विन। तो जिन्होंने 600 केल्विन करा था उनका आंसर क्या होगा, सही होगा। डाटा मुझे अगेन कह रहा हूं याद नहीं, पर आंसर 600 केल्विन मेरे तक पहुंचा है, जो कि सही आंसर है, इतना मैं कंफर्म हूं आंसर को लेकर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो भी है। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्या है, उसने क्या दिया, फ्रेम दिया एस, अदर फ्रेम दिया है एस प्राइम, और कहता है कि क्या है, जो रॉड है वो 45 डिग्री पे क्या इंक्लाइन है। ठीक है, और उसने पूछा है कि एस के रिस्पेक्ट में क्या करो, एस के रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ बताओ, और जो इसकी लेंथ गिवन थी वो कितनी थी, 1 मीटर थी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर की बात कर रहा हूं और मेथड की बात कर रहा हूं। तो जो आपका मेथड है वो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, एल एक्स प्राइम निकालोगे। एल एक्स प्राइम क्या होगा, एल नॉट साइन 45, एल नॉट साइन 45, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, एल एक्स प्राइम आ जाएगा। फिर ऐसी एल वाई प्राइम निकालोगे। अब क्योंकि जो ये क्या था, फ्रेम था, ये एक्स में क्या कर रहा था, एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा था, एक्स के अलोंग मोशन कर रहा था, इसलिए जो क्या होगा इसमें जो आपका क्या आएगा, क्या कहते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो एक्स के ही अलोंग होगा, वाई के अलोंग कोई लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो वाई प्राइम वाई कितना हो जाएगा आपका, एल नॉट कॉस 45, एंड नॉट कॉस 45। ठीक है, चाहे तो सेम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कॉस 45 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो साइन 45 करो कॉस 45 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वाई के अलोंग कोई भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे टोटल लेंथ की बात करता हूँ, एल प्राइम की बात करता हूँ, तो एल प्राइम क्या हो जाएगा, एल एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस एल वाई प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरेललोग्राम जो लगाओगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा। अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूँ, तो मेथड था, तो इसका आंसर आपका आया था √3/2। ठीक है, जो जिन्होंने √3/2 करा है उसका आंसर, उनका आंसर क्या है, यहाँ पे सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से है। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स काफी अच्छी पूछी गई थी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से उसने Z1 गिवन दिया था, Z1 क्या दिया था, x प्लस आयोटा y, x1 y1 कर देता हूं, और Z2 क्या कर देता हूं यहाँ पे, x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, और उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था Z1 अपॉन Z2। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल है, बचपन से करते आ रहे हो, x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। ये तो आपका क्या हो गया, गिवन कंडीशन है। ठीक है, इसमें क्या करोगे, x2 माइनस आयोटा y2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और बाद बराबर करने के लिए x2 माइनस आयोटा y2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो आपका जो कुछ आपको जो इक्वेशन मिलेगी कुछ इस टाइप से मिलेगी, x1 x2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई किसमें करोगे, इसमें, तो माइनस x1 y2 आयोटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस x2 y1 आयोटा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा आपका, बताओ, आयोटा स्क्वायर y1 y2। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब x2 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर y2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो भी आंसर था, आंसर आ जाता। आंसर हमें याद नहीं है, आंसर के बारे में कुछ कह नहीं सकते, पर मेथड ऐसा था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मेथड था। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसने पूछा था कि बोस आइंस्टाइन कुछ करके पूछा था, और पूछा था कि इसका केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। तो याद रखना, बोसोन पार्टिकल्स के लिए, किसके लिए, बोसोन पार्टिकल्स के लिए केमिकल पोटेंशियल हमेशा या तो 0 होता है या आइदर नेगेटिव होता है। ये आपका क्वेश्चन क्या कहते हैं, आईटी जैम में भी पूछा जा चुका है। आईटी जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, आईटी जैम में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो याद रखना, बोसोन पार्टिकल्स के लिए, बोसोन नहीं पूछा था उसने, फोटोन पूछा था। ठीक है, पर हमें क्या करना है, हमें बोसोन के लिए बताना था। तो बोसोन पार्टिकल का यहाँ पे क्या होता है, जो केमिकल पोटेंशियल होता है, आइदर 0 होता है, आइदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसमें आपका क्या था, जो म्यू था, इस लेस देन इक्वल टू कितना था, 0। तो जिन्होंने लेस देन इक्वल टू 0 करा है उनका आंसर क्या है, यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है 1D बॉक्स से, मतलब आपका क्वांटम से। ठीक है, 1D बॉक्स, 1D पोटेंशियल बॉक्स। तो उसने कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट दिया था। ठीक है, और बोला था भाई ये हमारा क्या है, 2a है और ये प्लस का 2 है। और क्या पूछा था, एनर्जी पूछा था, किसके लिए, n = 1 के लिए। n = 1 के लिए एनर्जी पूछा था। जो फॉर्मूला होता है आपका n² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ पे आ जाता है क्या, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, साफ साफ देख सकते हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m। और लेंथ कितनी है, देखिए बॉक्स की लेंथ है यहाँ पे, टोटल लेंथ है यहाँ पे बॉक्स की 4a। ठीक है, 4a
2a माइनस का इधर और 2a पॉजिटिव का इधर, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 4a हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना था आपको 4a का होल स्क्वायर करना था, और यहाँ पे फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 32 m a स्क्वायर। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ड्यू का ही, ड्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत पहले पूछ चुका है, आई थिंक 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और दोबारा ये क्या है, ये क्वेश्चन दोबारा क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। तो ड्यू ने क्या करा है 3-4 क्वेश्चन रिपीट भी किए, जिससे क्या हो गया है, जिससे आप कह सकते हैं कि कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किसको लेके, अगला क्वेश्चन है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके है। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपसे पूछा था कि आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको आप डायमेंशन एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं, और डायमेंशन एनालिसिस से सॉल्व नहीं करना तो मैं 3 फॉर्मूला लिख देता हूँ। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला जो आपका क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू NEAVD। तो यहाँ पर देखो साफ साफ मैं क्या कर सकता हूँ, I अपॉन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ NEVD, और I अपॉन ए की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी J के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर है बताइए, J के बराबर है। ठीक है, और J को मैं क्या लिख सकता हूँ सिग्मा ई, तो यहाँ क्या हो जाएगा सिग्मा ई इज इक्वल टू NEVD, और मुझे VD कैलकुलेट करना था, तो VD के क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा ई अपॉन NE, ये आपका क्या हो जाएगा VD आ जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हो, जहां पे ये n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम था, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है m क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको डायमेंशन एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो आंसर क्या है सामने आ दिखा है, सिग्मा ई अपॉन मतलब सिग्मा कैपिटल ई अपॉन एन स्मॉल ई। ठीक है, तो जिन्होंने ये आंसर करा है उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन उसने पूछा है, अगला क्वेश्चन भी आपका आईटी जेम में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आपसे पूछा गया है आईडी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के मैं अगर फॉर्मूले की बात करता हूँ, उससे पहले मैं बात करता हूँ डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट होती है आपकी म्यू नॉट या सिग्मा सॉरी अपसाइलन नॉट DE अपॉन DT। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपकी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा T। ठीक है, और E इज इक्वल टू होता है V अपॉन L। तो यहाँ पर आप क्या करोगे बताओ, अपसाइलन नॉट V नॉट तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन L भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा D अपॉन DT, और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा T। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अपसाइलन नॉट V, इसको डिफरेंशिएट करोगे T के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा क्या आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस ओमेगा T इंटू ओमेगा। ठीक है, और अपॉन क्या है L, ये आपका आ गया JD। अब यहाँ पे एक बात क्या पूछी थी उसने, मैक्सिमम करंट पूछा था। मैक्सिमम करंट के लिए सबसे पहले क्या लिखो, JD इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन A होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, JD इंटू A। ठीक है, तो यहाँ पर ID निकालने के लिए हम क्या करेंगे, JD की A से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो JD की वैल्यू क्या बताओ, JD की वैल्यू अपसाइलन नॉट V नॉट, और मैक्सिमम पूछा था, तो मैक्सिमम के लिए कॉस ओमेगा T की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ 2 पाई f अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, अपॉन हो जाएगा L, और इंटू क्या आ जाएगा A। तो जिन्होंने कुछ इस टाइप का आंसर सही करा है उनका आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, आईटी जेम में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आईटी जेम का रिपीटेड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको, काफी इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, एक बार और देख लो इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो यार बचपन की याद दिला दी अगले क्वेश्चन ने क्या करी, बचपन की याद दिला दी। और बचपन की याद कैसे दिलाई, 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, उसने पूछा कि अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर किसकी होगी, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं आयनाइजेशन पावर किसकी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करेगा, कुछ डाटा याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो समझ भी सकते हैं। ठीक है, जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना क्या होगा, उसका जो आयन पावर होगा, ठीक है, आयन में कन्वर्ट करने का जो पावर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, सबसे क्या कहते हैं, सबसे हल्का पार्टिकल होता है, सबसे लाइट पार्टिकल होता है इन तीनों में। ठीक है, तो इसकी जो क्या है आयन करने की, मतलब एटम को आयन में कन्वर्ट करने की जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो जिन्होंने अल्फा यहाँ पे क्या करा है, टिक करा है, उनका आंसर क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये बात होगी क्या आपकी अल्फा बीटा गामा को लेकर। ठीक है, बचपन में इसे पढ़ाया गया है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन लिमिट का था। अच्छा चलिए, मुझे डाटा तो याद नहीं यार कि डाटा सच में क्या था, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 अपॉन x और शायद 1 अपॉन x कुछ ऐसा करके था। ठीक है, तो जब आप लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड क्या करोगे लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ,
x टेंस टू इन्फिनिटी और ये आ जाएगा 1/x ln 1/x। ठीक है, अब जब यहाँ पे क्या करोगे, जब यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपके आ जाएगा इन्फिनाइट की सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इन्फिनाइट की सीरीज का मतलब क्या, एल हॉस्पिटल रूल यूज करोगे। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करा जाता है, ऊपर वाले टर्म्स को अलग सॉल्व करी जाती है, नीचे वाले टर्म्स को अलग सॉल्व करी जाती है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका जो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा यहाँ पे माइनस क्या कहते हैं 1/x²। ठीक है, देख लेना, मेरे को सही से डाटा याद नहीं है। जब इन सारी चीजों को आप सॉल्व करोगे तो फाइनली जो क्या हो जाएगा, आपका जो क्या आएगा लिमिट, जब आप लिमिट लोगे टेकिंग बोथ साइड ऑफ टेकिंग लिमिट, तो टेकिंग लिमिट करोगे तो ln y, लिमिट लेने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो साफ साफ देख सकते हैं 0। ठीक है, तो लिमिट लेने के बाद इसकी वैल्यू 0 आई थी। डाटा एक बार आप देख लेना डाटा क्या था। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आ रहा था। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ln y = 0 को y = e⁻0, और e⁻0 कितना होता है बताइए, 1 होता है। तो जिन्होंने 1 आंसर करा है उनका आंसर क्या है, सही है। डाटा मुझे याद नहीं, पर आंसर को लेकर मैं श्योर हूँ कि आंसर कितना था, 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने 1 करा उनका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आईटी जैम का क्वेश्चन, फिर दोबारा रिपीट, यार आईटी जैम को बहुत रिपीट कर दिया उसने। ठीक है, उसने कुछ कंडीशन दी, कंटेनर दे दिया और पूछता है मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा, कि भाई मैक्सिमम वर्क डन बताओ। ठीक है, मैक्सिमम, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको याद रखना है कि टी फाइनल फॉर मैक्सिमम वो होता है √T1 T2, और क्या कहते हैं, टी फाइनल फॉर मैक्सिमम वर्क डन था। ठीक है, और जो आपका मैक्सिमम वर्क डन होता है वो होता है कि आपका यहाँ पे CVT माइनस टी फाइनल, मतलब T1 माइनस टी फाइनल प्लस CVT2 माइनस टी फाइनल, ये आपका क्या था, मैक्सिमम वर्क डन था। तो यहाँ पे CV = क्या हो जाएगा बताइए, T1 CV कॉमन आ जाएगा प्लस T2 और यहाँ आ जाएगा √-2 √T1 T2। ठीक है, तो जिन्होंने वाला ऑप्शन करा उनका आंसर क्या है, सही माना जाएगा। ठीक है, जिनके लिए क्या है, मैक्सिमम वर्क डन के लिए। तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी था और आईटी जैम में क्वेश्चन क्या कर चुका है, पूछ चुका है। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ से आती है उस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उस पर हम क्या करेंगे जब आईटी जैम 2021 को क्या करेंगे, कोर्स शुरू करेंगे, तो उसमें मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो हम क्या करते हैं, हॉट क्वेश्चन में रखते हैं और लल्लन टॉप क्वेश्चन में रखते हैं इसको। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते ही करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, मजेदार है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कह सकते हैं। और एक इस टाइप का एक क्वेश्चन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल देता ही देता है। ठीक है, हर साल देता है। तो उसने क्या करा है, उसने यहाँ पे कहा है कि एक एक्स क्या है, पेरेंट्स न्यूक्लियाई है, मतलब ए होगा इसका, और सॉरी यहाँ पे इसका क्या होगा, जेड होगा और ये ए होगा। और इस पेरेंट्स न्यूक्लियाई से, ये पेरेंट्स न्यूक्लियाई से क्या होता है, एक बीटा पार्टिकल माइनस बीटा पार्टिकल क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z-1। ठीक है, Z-1 या +1, सॉरी Z+1, और ये आ जाएगा क्या x, और ये आ जाएगा आपका क्या y, सेम रहता है। और ये इसे y कर देते हैं, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। जब बीटा पार्टिकल क्या होगा, पेरेंट्स न्यूक्लियाई से निकलेगा, ये हमारा डॉटर न्यूक्लियाई है, तो डॉटर न्यूक्लियाई कुछ इस टाइप से हमें मिलेगा। अब वहां पे देखो ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में ये था कि Z इज इक्वल, तो Z तो इक्वल है नहीं, साफ साफ देख सकते हो। ठीक है, तो Z इक्वल नहीं है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर उसने कहा कि एटॉमिक मास के बारे में कहा कि एटॉमिक मास क्या होगा, पेरेंट्स न्यूक्लियाई का ज्यादा होगा कंपैरिजन टू किसके डॉटर न्यूक्लियाई के। तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे देखो Z इक्वल नहीं है, Z1 इज नॉट इज इक्वल टू Z2, और A1 इज इक्वल टू क्या है, A2 है, क्योंकि दोनों का A क्या है, बराबर है। मतलब जो आपका क्या है पेरेंट्स का है वही आपका क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं डॉटर का है। ठीक है, उसमें पर 2 ऑप्शन और था, वो क्या था, न्यूट्रॉन को लेके, किसको लेके, न्यूट्रॉन को लेके। तो यहाँ इसको थोड़ा सा समझो, क्या पता 2021 आईटी जैम में ये पूछ ले, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हर साल पूछता है। देखो मैं यहाँ पे ए की बात करता हूँ, तो ए हमेशा 2 चीजों से मिलकर बना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम जेड भी बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम जेड भी बोलते हैं। देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ, फर्स्ट केस में ए इज इक्वल टू हो गया हमारा जेड प्लस एन। ये कौन सा केस था, ये जब ये पेरेंट्स वाला केस था। ठीक है, डॉटर वाला केस क्या होगा, देखिए डॉटर वाला केस हो जाएगा हमारा जेड। अब जेड क्या हो गया, चेंज हो गया, जेड कितना हो गया, Z+1 हो गया है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन भी डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे न्यूट्रॉन का प्राइम कर दिया, और दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि क्या है यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, जितना ए क्या है पेरेंट्स का, उतना ही ए क्या होगा, डॉटर का होगा, जब वो बीटा पार्टिकल रिमूव होगा। तो इन दिस केस आप कह सकते हो Z+NN इज इक्वल टू Z+1 प्लस NN प्राइम। ठीक है, Z से Z कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका NN प्राइम आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, NN-1। इसका मतलब क्या होगा, इस डॉटर न्यूक्लियाई में जो नए न्यूट्रॉन्स होंगे, नए न्यूट्रॉन्स कौन, मतलब NN प्राइम होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, पुराने न्यूट्रॉन से एक कम होंगे। तो यू कैन से इसको देख के आप क्या बोल सकते हो, इसको देख के आप ये बोल सकते हो कि जो डॉटर में क्या है, डॉटर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या होंगे, लेस होंगे कंपैरिजन टू किसके,
कंपैरिजन टू आपका क्या होगा, पेरेंट्स न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसमें होंगे, ज्यादा होंगे, पेरेंट्स न्यूक्लियाई में होंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन ये करा है, जिन्होंने ऑप्शन क्या करा है, न्यूट्रॉन्स ऑन डॉटर न्यूक्लियाई इज लेस देन पेरेंट्स न्यूक्लियाई, ठीक है। तो उनका आंसर क्या है यहाँ पे, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन रिपीटेड है फिर दोबारा। अब तक फॉर्मूला रिपीट हुआ है, फॉर्मूला रिपीट होता था, इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू रिपीट कर दी है। तो उसने कुछ कहा होगा कि आपके क्या है, आपके पास क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी कहा होगा। और वो क्या हो रहा है, स्पिन से उसका इसका एक पॉजिटिव स्पिन है, एक एंटी स्पिन है, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो क्या होता है, एनर्जी फॉर्मूला होता है, वो होता है 2μb, ठीक है। उसने म्यू की वैल्यू गिवन दी थी, बी की वैल्यू गिवन दी थी, वैल्यू पुट करना था, जूल में आंसर आता, और जूल को किस में कन्वर्ट करना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था। जहां तक मुझे आंसर याद है 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर था, ठीक है। तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर था, उसका देख लेना, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना था, आंसर आपका जूल में आता, जूल को किस में कन्वर्ट करना था, जूल को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था, इस फॉर्मूले के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आपका फिर दोबारा मैथमेटिकल फिजिक्स से। मैथमेटिकल फिजिक्स से तो बहुत क्वेश्चन दिए हैं और बार बार एक ही क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी से था, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। अब प्रोबेबिलिटी के टोटल 2 क्वेश्चन थे। मुझे क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और एक का आंसर बता सकता हूँ, एक का आंसर मुझे याद है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे क्या, पहला क्वेश्चन ये था कि उसने कहा कि पी ए, ठीक है, पी ए कुछ उसने गिवन दे दिया था और पी बी कुछ उसने गिवन दे दिया था। मतलब ये ए कर रहा था और ये बी पर्सन कर रहा था, और कह रहा था एटलीस्ट दोनों में से कोई एक तो कर दे भाई, दोनों में से कोई एक तो कर दे, ठीक है, दोनों में से कोई एक कर दे। तो उसके लिए देखो क्या लगेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा कोई एक के करने का, वो तो हमारा पी ए, ठीक है, पी प्राइम बी। अब ये पी प्राइम बी क्या है, पी प्राइम बी है कि कार्य के ना होने की पॉसिबिलिटी, काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो वो क्या हो जाएगी बताओ, 1 माइनस पी बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, और प्लस पी बी और पी ए का प्राइम, ठीक है। अब पी ए का प्राइम क्या है बताओ, यहाँ पे पी ए का प्राइम है कि ए से काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, इस फॉर्मूले को लिखना था और आपका आंसर क्या हो जाता, जो भी इस फॉर्मूले से आपका आंसर आ रहा था वो सही हो जाता। मतलब अगर फर्स्ट इस काम को कर देता है तो सेकंड नहीं कर पाएगा, और दोनों ही क्या एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सॉरी, दोनों एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंट है। मतलब अगर इसने कर दिया तो ये नहीं करेगा, फिर अगर इसने कर दिया तो ये नहीं करेगा। मतलब अगर ए ने काम को कर दिया तो बी नहीं कर पाएगा, और अगर बी ने कर दिया तो ए नहीं कर पाएगा। तो दोनों में से कोई एक ही कर पाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती थी। ये आपका डिपेंडेंट था, ये आपका क्या है, दोनों डिपेंडेंट था तो मल्टीप्लाई हो गया, ये भी डिपेंडेंट था तो मल्टीप्लाई हो गया, और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है। या तो ये पॉसिबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, या ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो कुछ इस टाइप से क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी लगा के आप इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो जिन्होंने इस फॉर्मूले के थ्रू आंसर को क्या करा है, सॉल्व किया, उनका आंसर सही है। पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। एक और क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना था, उसमें यूज करना था पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, ये था यहाँ पे सपोज दैट पी ए की वैल्यू 1/3 है, पीबी की वैल्यू 2/3 है। सपोज 2/3 क्या कर देता हूँ मैं, 3/4 कर देता हूँ, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन पीबी क्या है, पी ए इंटरसेक्शन पीबी है 1/3 इंटू 3/4, ये आपका पीबी इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन पीबी है। तो इस फॉर्मूले में क्या था, इसमें शायद पूछा होगा कि एटलीस्ट कोई एक तो इसमें क्या पूछा था कि काम के होने की प्रोबेबिलिटी, वर्क के होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, वेंडी ग्राफ को भी यूज कर सकते हो, वेंडी ग्राफ को भी यूज कर सकते हो। मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये ए के काम करने की प्रोबेबिलिटी है, बी के काम करने की प्रोबेबिलिटी है, ये दोनों के ही काम करने की प्रोबेबिलिटी है, ये दोनों के ही काम करने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें पूछा था कि कोई एक वर्क को कर दे, कोई एक वर्क को कर दे, मतलब या तो ये कर दे या तो ये कर दे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके लिए निकालूंगा टोटल, फिर इसके लिए निकालूंगा टोटल और इसको माइनस कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, किसी एक के करने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। डाटा मुझे अगेन कह रहा हूँ याद नहीं था, क्वेश्चन सही से याद नहीं है मुझे, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को करके, ये सेकंड क्वेश्चन, तो इसके लिए अलग क्वेश्चन था, ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। जहां तक मुझे याद है दोनों में से किसी एक का, जो हमारे पास रिजल्ट पहुंचा, दोनों में से किसी एक का आंसर क्या है, 7/8 है। दोनों में से किसी एक का आंसर 7/8 आएगा, वो इसका है या इसका है, डोंट नो, ठीक है। बट फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला आपको ऐसे ही यूज करना था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रोबेबिलिटी के भी 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपका पॉजिट्रॉन का दिया था, एक क्वेश्चन किसका दिया था, पॉजिट्रॉन का।
तो देखिए पॉजिट्रॉन के क्वेश्चन को क्या करना है भाई, पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या कि ई की बात कर, सॉरी आज आर की बात करता हूँ। तो जो आर पॉजिट्रॉन है वो आर क्या होगा, आर हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये थी, तो एक कंडीशन ये थी, एक ये वाली कंडीशन सही थी। ठीक है, पर टोटल 2 कंडीशन पूछी गई थी। दूसरी कंडीशन क्या, एनर्जी को लेकर था। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी थी कि जो इसका मास होता है, मास क्या होता है, इसका म्यू जो होता है वो होता है m/2। ठीक है, m/2 कैसे होता है वो हम अपनी क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे पॉजिट्रॉन को। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो आती है -6/8। ठीक है, 6/8 n²। ठीक है, पॉजिट्रॉन की एनर्जी थी। और जो आपका क्या होता है, जो आपका क्या कहते हैं हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, एनर्जी होती है -13.6/n²। ठीक है, ये भी काफी फेवरेट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, ललन टॉप क्वेश्चन है। इसको भी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कब, जब अपन अपनी आईटी जैम की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो EP है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ EH। यही आ रहा है, करके देख लेते हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6.8। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 1 रख देते हैं, -13.6। तो दोनों को डिवाइड कर दो भाई, दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EP/EH। और यहाँ आ जाएगा कितना, 6.8/13.6। तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो जिन्होंने ये वाला ऑप्शन सही करा उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जो हमारा क्या है EH है वो 2 टाइम्स ऑफ EP हो जाएगा। EH क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ EP हो जाएगा। तो जिन्होंने वाला ऑप्शन करा है उनका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेना कि ये तो क्या था, ये दोनों ही कंडीशन आपको क्या करनी थी, लिखनी थी। तो इन दोनों ही कंडीशन को जिन्होंने सही करा है उनका आंसर यहाँ पे क्या बोला जाएगा, सही बोला जाएगा। ठीक है, तो टोटल इतने क्वेश्चन मेरे पास पहुंचे हैं, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो भी रहे हैं, ये 20 क्वेश्चन रहे हैं। इतने क्वेश्चन हम तक पहुंचे हुए हैं, इतने क्वेश्चन हमने आपके सामने क्या कर दिए हैं, डिस्कस कर लिए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन भी अगर मेरे तक पहुंचेंगे तो रिस्पॉन्स की आने से पहले डिस्कस कर लेंगे। और जैसे ही रिस्पॉन्स की आती है तो सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार फाइनल आंसर की देख लेंगे। फाइनल आंसर की में अगर कुछ करेक्शंस करना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक बार हम आपको यहाँ पे बता देंगे कौन से आंसर उसने गलत लिखे और कौन से आंसर को आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो कब है, आंसर की आने के बाद है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सीट मैट्रिक्स की। तो आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्या किया कि जो आप खुश कर सकता है आपको। ठीक है, और इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नहीं, आईआईटी जैम ने भी इस साल क्या कर दिया, 2021 के लिए सीट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। सबसे पहले मैं बात करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या है टोटल सीट है, ठीक है, इवन एमएससी फिजिक्स की नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, पर मैं एमएससी फिजिक्स का एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो एमएससी फिजिक्स है, एमएससी फिजिक्स में क्या है, 50% सीटें, 50% सीटें क्या थी बताओ, 50% सीटें यहाँ पे रिजर्व थी। 50% सीटें रिजर्व थी किन के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जिन्होंने वहां से क्या करी, बीएससी करी है, मतलब ग्रेजुएशन करी है। ठीक है, और ये सीट लगभग कितनी थी, 147। पहले ये ओल्ड डाटा है, मैं ओल्ड डाटा पे डिस्कस कर रहा हूँ। और ये क्या होती थी, मेरिट बेस पर होती थी। ठीक है, मेरिट बेस पे होती थी। ठीक है, और बाकी की क्या, बाकी की जो 50% सीटें थी वो क्या थी, अदर यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए और दिल्ली यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए, दोनों के लिए हुआ करती है। ठीक है, ये लगभग कितनी 147 है। और ये किस बेस पर है, ये आपका है, आपका यहाँ पे मेरिट नहीं, ये एंट्रेंस बेस पर है। किस बेस पे, एंट्रेंस बेस पे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट हो जाती थी 294। तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी थी, 294 सीट थी, जिसमें 50% सीट क्या थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए मेरिट बेस पे थी। अब 50% सीटें क्या थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लस अदर यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी उसको दे सकते थे, वो थी हमारी एंट्रेंस बेस पे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा एक रूल और है जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। वो रूल क्या है, सपोज दैट कोई ड्यू का स्टूडेंट है, ठीक है, और वो मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो गया। ठीक है, उसका मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो गया, और यही ड्यू का स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट एंट्रेंस बेस पे भी सिलेक्शन लेता है, तो उसको एंट्रेंस बेस से कहाँ रिफंड, कहाँ भेज दिया जाएगा, मेरिट बेस में भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसका सिलेक्शन कहाँ माना जाएगा, मेरिट बेस में माना जाएगा। ठीक है, अगर वो दोनों ही क्वालिफाई करता है तो, अगर वो दोनों ही क्वालिफाई करता है तब होगा ऐसा। ऐसा नहीं कि उसने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, मेरिट क्वालिफाई नहीं किया तो आप उसको वहां शिफ्ट कर दोगे, ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों ही क्वालिफाई करता है तो उसको एंट्रेंस से कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, मेरिट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 10% EWS को जो रिजर्वेशन दिया था उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 25% सीट क्या करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटीज को और IITs को और मेडिकल कॉलेज को क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसी रूल के तहत क्या किया गया है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने 2020 की जो न्यू सीट मैट्रिक्स निकाली है उसमें नंबर ऑफ सीट को क्या करा, उसने इंक्रीज करा है। और जो नंबर ऑफ सीट जो इंक्रीज करके आई है वो आपकी आई है अप्रोक्स 183। ठीक है, अप्रोक्स 183 क्या है, सीट मेरिट बेस पर है, और इतनी ही सीट आपकी क्या होगी, 50% सीट आपकी किस पे होगी, एंट्रेंस बेस पे होगी। अगर हम टोटल सीट की बात करते हैं तो टोटल सीट हो जाएगा आपका यहाँ पे 6, और ये आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3।
ठीक है। तो आई थिंक 183 और 183 तो 366 सीट क्या हो गई है यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे क्या है, लगभग 183 है, देख लेना एक बार सही से। आप क्या कर सकते हो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी की उनकी सीट मैट्रिक्स को देख सकते हो। ठीक है, तो अप्रॉक्स इतनी सीट है, 25% सीट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। इवन आपका आईआईटी में भी क्या करा इस साल, जो आपका 2021 होने वाला है आईआईटी जैम, ठीक है, इसमें भी 25% सीट क्या कर दी, इंक्रीज कर दी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आईआईटी दिल्ली की बात करता हूँ, तो आईआईटी जो दिल्ली में थी वो पहले 54 सीट हुआ करती थी, पर जैसे 25% सीट इंक्रीज हुई, अब वो नंबर ऑफ सीट कितनी होगी, 68 होगी, जो कि 2021 से क्या हो जाएंगी, 2021 आईआईटी जेम में क्या हो जाएंगी, लागू हो जाएंगी। ठीक है, चाहे तो आप क्या कर सकते हो, आईआईटी जेम का वाउचर भी देख सकते हो, उसमें नंबर ऑफ सीट भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि किस टाइप से उसको क्या करी गई है, इंक्रीज करी गई है। किस टाइप से तो खैर नहीं देख सकते हो, पहले 54 थी, अब 68 हो गई है। ठीक है, और इवन आपका आईआईटी दिल्ली में नहीं, सारी आईआईटीज में कर दी गई है सीटें यहाँ पे इंक्रीज। तो ये नंबर ऑफ सीट की बात होगी, नंबर ऑफ सीट 25% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो डेफिनेटली कट ऑफ में क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का ये काम करेगा ही करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए, अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करता हूं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रहेगी 200 मार्क्स में से, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था और 25% सीटें इंक्रीज हुई हैं। तो आपका जो क्या है कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो 85 to 95 के अप्रॉक्स रहेगी। ठीक है, 85 से 95, और मैक्स टू मैक्स अगर गया तो 100 से ज्यादा मार्क्स तो मेरे को नहीं लगता कि जाना चाहिए, जिस हिसाब से पेपर का लेवल था, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी देखो होने को कुछ भी हो सकता है, क्या पता 85 से कम चले जाए, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने थे ये हमें नहीं पता, कि कोविड-19 की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स ने क्या करा, पेपर नहीं दिया है। ठीक है, और कई सारे फैक्टर्स आ रहे थे वहां पे। उसके बाद क्या है, कई सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या करा, एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन ले चुके हैं, जो क्या है एनआईटी में एडमिशन ले चुके हैं, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरा था, पहले भरा करते थे। ठीक है, क्यों भरा करते थे, क्योंकि क्या कहते हैं वो पेपर, क्या कहते हैं पेपर होता था, जिन बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी क्वालिफाई हो जाता था वो क्या करते थे, एनआईटी छोड़ देते थे, एनआईटी छोड़ के, क्योंकि एनआईटी कभी दूर पड़ जाती थी किसी को, कभी कुछ कई सारे फैक्टर्स आ जाते थे, एनआईटी छोड़ के ड्यू चले जाते थे, तो वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ सीट में क्या हो जाता था, थोड़ा सा क्या कहते हैं चेंजेस आ जाते थे, वहां पे कट ऑफ क्या हो जाते, इस वजह से इंक्रीज हो जाते, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 की वजह से कई सारे फैक्टर्स आए हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है 85 से कम भी जा सकता है और 100 से ज्यादा भी जा सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरी तरफ से। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी की, ये जनरल की थी, ओबीसी की बात करता हूँ, तो ओबीसी की कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड रह सकती है इससे 20 to 50 मार्क्स कम। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, 70 to 80। ठीक है, मैक्स टू मैक्स अगर आपका जाएगा 90 मार्क्स से ज्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है, 90 मार्क्स से ज्यादा किसी कंडीशन में नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ होने को कुछ भी हो सकता है, अगेन बोलूंगा होने को कुछ भी हो सकता है, कंडीशन गलती से मुंह से निकल गया, ठीक है, कि नहीं जाएगा कंडीशन, किसी भी कंडीशन में गलती से मुंह से निकला है। ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है, बाकी 70 से कम भी जा सकता है, 70 से ज्यादा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या कट ऑफ की बात। अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करता हूँ, तो प्रीवियस ईयर जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो थी 43 मार्क्स, जनरल की कट ऑफ थी वो थी आपकी 53 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स का गैप था। अगर मैं बात करता हूँ उससे पहले की, मतलब 2018 की, तो 2018 में जो जर्नल की कट ऑफ थी वो थी आई थिंक 81 या 81 की अप्रॉक्स थी। ठीक है, और अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ, जनरल की थी, और ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ 2018 के लिए, वो थी हमारी 63 मार्क्स। ठीक है, 63 मार्क्स। तो यही कट ऑफ रहता था पहले, 60 to 70 के बीच में ओबीसी रहता था हमेशा, 60 और 70 के बीच में ओबीसी रहता था, और आपका क्या रहता था 75 से 90 के बीच में कौन रहता था, जनरल की कट ऑफ रहती थी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस। तो देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ना या तो ओबीसी के इक्वल होगी या फिर ओबीसी से भी कम जाएगी। ठीक है, ओबीसी से ज्यादा नहीं जाएगी, टेंशन मत लेना, ओबीसी से कम होगी कट ऑफ या फिर ओबीसी से ज्यादा होगी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी क्या रह सकती है, 70 से 80 के बीच में रह सकती है। ठीक है, यही रहेगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्या अप्रोक्सीमेट क्या करो, इक्वल मान के चलो, 1-2 नंबर का क्या आएगा, फर्क आएगा। ठीक है, थोड़ी सी ऊंच नीच होगी, ज्यादा नहीं होगी उससे ज्यादा। ठीक है, 19-20 का फर्क आने वाला है। ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जरूरी नहीं ऐसा हो, सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया लगाया गया है, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इनको क्या करा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हमने क्या करा है, अपना एक आइडिया लगाया है। ठीक है, चलिए फिलहाल क्या करते हैं, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, खासकर वो स्टूडेंट जो स्टूडेंट
2021 IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेगुलर वीडियोस लेकर आएंगे। 1 अक्टूबर से हमारी रेगुलर वीडियोस क्या होने लग जाएंगी, अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और रेगुलर वीडियोस में हम क्या करेंगे, फरवरी से पहले मतलब लगभग जनवरी स्टार्टिंग तक, जनवरी सेकंड वीक तक किसी भी कंडीशन में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। और न्यूमेरिकल्स का लेवल ऐसा नहीं कि लो लेवल रखेंगे, थ्योरी भी पढ़ाएंगे, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। और न्यूमेरिकल्स में पूरा SC वर्मा तो कंप्लीट सॉल्व होगा। ग्रिफिथ के कुछ स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन करवाएंगे आपको, उसके बाद क्या कहते हैं क्लैपनर के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद आपको ऑथरवाइजर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, अजय घटक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जितनी भी स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं उन सबके क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे, ताकि आपका IIT जैम एटलीस्ट कम से कम टॉप 500 रैंक से निकल जाए या टॉप 1000 रैंक से निकल जाए और आपको एक अच्छी खासी IIT में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं 1 अक्टूबर को नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर।